हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसका मतलब क्या हो जाता है कि देखिए, सबसे पहले तो शैक्षिक मूल्यांकन, इसके बारे में समझते हैं कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, किस तरह से किया, बच्चों को किस तरह से हमें और शिक्षा देनी है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हमें कैसे दूर करना है, या जो कमियां हैं वो क्यों हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नवाचार। नवाचार का मतलब होता है नए ढंग से। पहले शिक्षा कैसी थी? तो शिक्षक केंद्रित थी, है ना। बच्चे को डांट कर शिक्षा दी जाती थी, कभी कभी मौका पड़ जाता था बच्चे को मारना भी पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि बच्चे को ना आप डांट सकते हो ना मार सकते हो। बच्चे को नए तरीके से शिक्षा दी जा रही है, जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे, यानी बच्चा ही सर्वे सर्वा है, बच्चा ही सब कुछ है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। और नवाचार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि नए ढंग से, नए तरीके से, उसमें कुछ नयापन करके। क्योंकि भाई, आप कोई भी वर्क करेंगे, अगर पुराने ढंग से आप वर्क करेंगे तो क्या आप उसमें सक्सेस होगी? कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। और जब नया करते हैं तभी उसमें हमें क्या होता है, वो लोगों को पसंद आता है, वो चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। तो इस तरह से बच्चों का जो माइंड होता है उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी बच्चा किस तरह से सीख सकता है, बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर वो प्रॉब्लम कोई है तो उसको दूर करके और शिक्षा दी जाती है ना। तो ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें हम इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, फुली समझ में नहीं आती, क्योंकि चीज़ें छूटती हैं। और जब चीज़ें छूटती हैं तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। कहते हैं अधूरा ज्ञान और ले लेती है जान, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि आधा ज्ञान तो अच्छा नहीं होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो आधी गगरी जब होती है तब वो छलकती है, और जब वो भर जाती है तब वो छलकना बंद कर देती है। तो यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इसकी बिना किए हुए आप लोग चीज़ों को समझिए। तो चलते हैं, सबसे पहले आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो क्रियात्मक शोध, इसके बारे में समझते हैं। तो अनुसंधान जांच के लिए एक व्यवस्थित, है ना, मतलब कोई भी वर्क करते हैं तो हम उसकी एक व्यवस्था पहले बनाते हैं कि किस तरह से, किस ढंग से, ये सभी चीज़ें। तो व्यवस्थित दृष्टिकोण से, जिसमें व्यवहारिक संदर्भ में किसी भी प्रॉब्लम या कोई चुनौती हो, है ना, उसकी पहचान करना। सबसे पहले भाई, प्रॉब्लम है उसकी पहचान करना, या कोई चुनौती है, समस्या है, उसकी पहचान कर और हस्तक्षेप या परिवर्तन लागू करना। यानी हस्तक्षेप क्या होता है, जैसे भाई किसी में कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप चीज़ों को बता रहे हैं कि अगर इस तरह से इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। परिवर्तन लागू करना और डेटा को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना और निर्णय लेने, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करना शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है या शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। यहाँ पे अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है नवाचार से आप क्या समझते हैं, या नवाचार, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है समझाएं, या शिक्षा में नवाचार से क्या आशय। बात एक ही है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कहते हैं लफ्ज़ों का उलटफेर करके और पूछा जाता है, लेकिन आंसर तो आपको एक ही देना होता है। भाई, नवाचार के बारे में पूछ रहे हैं, और नवाचार होता क्या है, नवाचार नव प्लस आचार। क्या होता है, नव प्लस आचार, यानी कुछ नया जोड़कर, है ना। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जब हम परिवर्तन को लाते हैं वही चीज़, तभी तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना पाते हैं और कुछ नया करते हैं, तभी लोगों का ध्यान हम आकर्षित कर सकते हैं।
और बच्चों में तो जब आप कुछ नया करेंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। वही घिसी पिटी पुरानी रीति से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं होता है। आप तो जानते हो बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं, खेल खेल में बच्चे सीखना चाहते हैं। उनका अगर आप मन लगाना चाहते हैं तो बच्चों को ऐसी विधि से सिखाएं कि उनका मन भी लगे और वो बोर भी ना हो, है ना। तो ऐसा पर्यावरण देना होता है, ऐसा परिवेश देना होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विविध क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। भाई नवाचार का ही तो महत्व है, नवाचार ही की तो बात है कि बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दी जा रही है। टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है। टीएलएम में श्रव्य दृश्य सामग्री यानी आपका श्रव्य सुनना, दृश्य देखना, और श्रव्य दृश्य यानी सुनकर और देखकर शिक्षा ग्रहण करना, यानी टीवी आपको हो गया और मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। टीएलएम ऐसे ऐसे यूज़ किए जाते हैं। अब बच्चों को जैसे आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो आपने क्या किया, अगर पेड़ पौधे के बारे में अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप गमला ही पूरा क्लास में लेके आ जाते हैं, है ना, और उसको आप दिखाते हैं कि ये पौधा है, इसमें इस तरह का फल निकलेगा या फल लगा हुआ। आप छोटा सा कोई ऐसा पौधा हो तो आप लेके आते हैं, तो बच्चे को आप डायरेक्टली चीज़ों को दिखा रहे हैं तो बच्चे क्या है, उसका ज्ञान तो स्थायी होता ही है, प्लस क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो रियल में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। बच्चा ये समझता है। तो नवाचार से देखिए कितने फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया। उसके बाद देखेंगे क्रियात्मक शोध को स्पष्ट करें। तो इसमें हो जाता है क्रियात्मक शोध, शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जब क्रियात्मक शोध, कोई चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही किया जाता है ना। ये क्या हो जाता है, ये व्यवहारिक रूप से विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का। अब क्या है कि जो भी समस्या है उसको वैज्ञानिक ढंग से उसका समाधान किया गया है, ये हो जाता है। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे प्रश्न भाई कैसे होते हैं, थोड़े से घुमाऊ प्रश्न ना हो, है ना। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा आप घुमा के प्रश्न करेंगे तो बच्चे अटक जाएंगे, उनकी समझ में ही नहीं आएगा। जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो सरल होनी चाहिए। सरल भाषा में बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम यही चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता हो जाती है प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, बिल्कुल सही बात है। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो। अब हर एक चीज़ को आपने जैसे अब पृथक है, बच्चा क्या समझ रहा है कि पृथक मतलब क्या होता है। अब जब आप बच्चे को समझाएंगे कि एक पृथक मतलब अलग होता है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे हमने पढ़ा नवाचार, अब बच्चा तो कंफ्यूज हो गया कि नवाचार आखिर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। अब आपने उसको बताया कि नया विचार, नए ढंग से जोड़ना। तो आपने क्या किया, किताबी भाषा को छोड़कर आपने अपनी भाषा में चीज़ों को समझाया। और आता सबको है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सबको आती हैं। जैसे अधिगम एक शब्द हो जाता है, अधिगम अभी जब आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था, अभी की रिसेंटली की बात कर रहे हैं, यानी डीएलएड की, है ना। तो उससे पहले शायद आपको अधिगम के बारे में ना पता हो, और आप अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको अपनी भाषा में बताया कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी लर्निंग, तब आप समझे अरे अधिगम का मतलब ये होता है। तो जब आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, उसको सरल भाषा में जानेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो यानी जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपसे सरल भाषा में, ना कि किताबी भाषा में पूछा जाए, अपनी भाषा में पूछा जाए। वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा ना उत्पन्न करे। बिल्कुल सही बात है कि प्रश्न एकदम फुली खुला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर हमने आपसे पूछा कि आप बताएं कि कुछ भी, कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए कि दिल्ली का जो लाल किला है वो कैसे बना हुआ है, तो आपको पता है कि लाल
पत्थर से बना हुआ है और हमने लाल ले भी लिया, चलिए खैर यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। या हमने कहा कि ताजमहल कहाँ पर है, कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे आगरा में, तो बिल्कुल खुला हुआ क्वेश्चन हमने लिया, हमने इसमें कोई दुविधा नहीं लगाई। अगर हम इसमें कोई ऐसे घुमाव फिराव के हम करते क्वेश्चन, तो आप क्या कहते कि मैम क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, हो जाता है प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। यानी अब बच्चा क्या है, कक्षा 2 का बच्चा है और आपने उससे कक्षा 8 का प्रश्न कर लिया, तो क्या ये सही है? ये नहीं सही है। आपको उसी के लेवल का क्वेश्चन करना चाहिए, उसकी माइंड को ध्यान में रखकर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भाई एक क्लास में 30 से 35 बच्चों को लेकर आप बैठे हैं, ठीक है। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा देर में सीख पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी जल्दी से नहीं सीख पाते, और हैं वो एक ही क्लास में, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों का ये होता है, अब जैसे 3 बच्चों को आपने इकट्ठा किया, अब एक तो प्रतिभाशाली बच्चा है, एक सामान्य बच्चा, एक मंदबुद्धि बच्चा, और एक ही क्लास में तीनों हैं, है ना। अभी आपसे बात कोई दूसरा पूछ ले कि ये बच्चा किस क्लास में, तो आप कहेंगे ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, है ना। फिर जब उसकी खूबी पूछी जाएगी तब आप बताएंगे ये प्रतिभाशाली बच्चा है, ये सामान्य बच्चा है, और ये मंदबुद्धि बच्चा है। हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अगर वो मंदबुद्धि है तो क्यों है और उसको क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्यूशन हमें करना है, ठीक है। वो चीज़ तो यहाँ पे हमने समझाने के लिए बता दी। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने। भाई जो क्या यहाँ पे हो जाता है, रुचि जागृत करने। अब बच्चे से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा क्या इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट ये लेता है कि मैम या सर कोई सा भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो अलर्ट है ना, वो एक्टिव है कि किस टाइम हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए, इसलिए वो आपकी जो आप बता रहे हैं उन चीज़ों पे वो पूरा ध्यान लगाएगा। विषय की ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, बिल्कुल सही बात है। जो आपने पढ़ाया, जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो भी आप उसमें पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, समझ के लिए कि कितना बच्चे को आया है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, आपने पिछला ज्ञान जो मतलब बच्चे को आता है और उससे क्या करना है, नए ज्ञान को जोड़ना है। पाठ की पुनरावृत्ति करने कि भाई आपने एक पाठ पढ़ा दिया और उसके बाद बच्चे से क्या किया, पुनरावृत्ति, यानी देखिए बच्चे को आया क्या क्या, हमने जो आज पढ़ाया है उसमें बच्चे को कुछ आया भी है या नहीं आया। तो आपने क्वेश्चन किया, मान लीजिए किसी के बारे में आपने पढ़ाया तो उसके कैरेक्टर के बारे में आपने पूछ लिया कि अच्छा बताओ हमने किसके बारे में पढ़ाया, तो बच्चा खुद बताएगा कि हमने जो है खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी। अब बताओ खरगोश कैसा था, तो खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था, और बताओ कछुआ कैसा था, तो कछुआ बहुत स्लो चलता था। अच्छा ये बताओ जब उन लोगों में रेस हुई तो जीता कौन, तो आप बच्चे बताएंगे कि कछुआ जीता। अब आप कहोगे कछुआ कैसे जीत सकता है, क्योंकि खरगोश तो तेज़ चलता था, तो बच्चे कहेंगे कि तेज़ तो चलता था, लेकिन क्या हुआ, खरगोश में घमंड आ गया कि वो सोच रहा था हम तो तेज़ चल ही लेंगे, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन कछुआ बेचारा क्या कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था और वो सोच रहा था काश मैं जीत जाऊं, काश मैं जीत जाऊं, और वो लास्ट में अपनी मेहनत के बल पर वो जीत गया, है ना। तो ऐसे बच्चे बताएंगे, और ज़रूरी भी नहीं है कि एक ही ढंग से बच्चे बताएं, वो अपने अपने तरीके से बताएंगे, है ना। तो यानी इसमें क्या हो जाता है, इसमें बच्चों के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कितना सीखा है, और उसकी पुनरावृत्ति भी होती है। मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि किया जाता है। अब मानसिक शक्ति का विकास हुआ है, बच्चे ने कितना सीखा है, इसीलिए ये क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है परिकल्पना से क्या आशय है। तो परिकल्पना क्या होता है, तो ये एक विशिष्ट परीक्षण योग्य भविष्यवाणी है कि आप किसी अध्ययन में क्या होने की उम्मीद करते हैं। क्या होता है, परिकल्पना की किसी अध्ययन में क्या होने की उम्मीद करते हैं।
तो यहाँ पे समझ लेते हैं, शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। यहाँ पे किताबी भाषा यह है और बाकी जो हमने बताया उसको आप नोट डाउन कर लें। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताएं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि बच्चों को सीखने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे की प्रगति की तुलना उसके खुद की पिछली प्रगति से की जाती है। यानी क्या है, जो ये मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चे में क्या होता है, जो बच्चा है उसकी खुद की तुलना की जाती है। कब? तो पिछली प्रगति से, कि बच्चे को पहले क्या आया था और अब उसको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये हो जाता है। और ना कि जैसे कि कहते नहीं कि अन्य बच्चों से, ऐसा नहीं है, खुद से तुलना करना। तो देख लेते हैं, छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि बच्चों के सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। यानी आपने उसको बहुत अच्छे अवसर प्रदान कर दिए, और बच्चे को जब आप अवसर प्रदान करेंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। अच्छा पर्यावरण, अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, बात एक ही है। ठीक है, हमने कई लफ्ज़ों में ये चीज़ें बता दी, क्योंकि कहीं पे अवसर भी मिल जाएगा, कहीं पे पर्यावरण भी मिल जाएगा, कहीं पे वातावरण भी मिल जाएगा, कहीं पे परिवेश भी मिल जाएगा। लेकिन अवसर, और बच्चे को जब आप अवसर देंगे तभी बच्चा क्या करेगा, सीख पाएगा। क्योंकि आप देखिए, बच्चा कितना भी लगन से पढ़ता हो और अच्छा सा उसको एक माहौल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और बच्चे को एक लर्निंग कॉर्नर दिया जाता है। लर्निंग कॉर्नर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बच्चा बैठ के पढ़ता है वहाँ पे कैसा परिवेश होना चाहिए, वहाँ पे कैसा माहौल होना चाहिए कि एक अच्छा, कि उसका माइंड भी तरोताज़ा रहे, है ना, कोई कलेश ना हो, कोई मतलब वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सब क्या है, अच्छा परिवेश हो जाता है। और जब ऐसा परिवेश बच्चे को नहीं मिल पाता है तो बच्चा कितना भी माइंडेड हो, बच्चा आगे नहीं निकल पाता है। बाद में गलती किसकी आती है कि बच्चे की ये पढ़ता पढ़ता इतना बड़ा हो गया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब भी पढ़ाई की जाती है तो सीरियसली और अच्छे परिवेश में की जाती है ना, तभी उसको सफलता मिल पाती है। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि अवसर उपलब्ध कराने के बाद, है ना, अवसर आप उपलब्ध कराएं। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हो जाते हैं संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष हो जाते हैं। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताएं। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न और तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि हो जाते हैं। परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? तो परीक्षण किस विशेषता की योग्यता है और परीक्षण उस विशेषता को कितनी अच्छी तरह मापता है, ये चीज़, ठीक है ना। तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। क्रियात्मक शोध की क्या विशेषता है? तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय बताएं। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताएं। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना हो जाता है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृद्धि
का आशय है कि बालक के डीलडॉल एवं भार में वृद्धि इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण करने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है, यानी होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचनाओं अथवा 2 या 2 से अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों में दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताएं। तो ये आपने कई बार देखा है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यवहारिक शोध से जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने की प्रयास एवं उसके द्वारा किया जाता है। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं। न्यायदर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या में चुने गए उस छोटे समूह से जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या प्राप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उनके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। उसके बाद है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताएं। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित पद्धतियों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। शून्य परिकल्पना का अर्थ बताएं। शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? तो समस्या चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या से संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण और निष्कर्ष। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताएं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों को संगति यानी प्राप्तांकों की संगति है। अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए, उसके प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उसमें चीज़ें सही हैं तो परीक्षण कितनी भी बार लिया जाए और वो परीक्षण एक ही रिजल्ट देगा, और जब परीक्षण जो है वो बार बार एक ही रिजल्ट दे रहा है यानी वो क्या है, वो विश्वास के पात्र है, यानी वो विश्वसनीय हो जाता है। निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदानात्मक का मतलब क्या होता है? निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोस्ट करना, है ना। और उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी बात आती है तब भी हम आपको डिटेलिंग करके बताते हैं। उपचारात्मक का मतलब होता है उसका क्या करना, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले डॉक्टर ने आपको क्या किया, ऐसा तो है नहीं जैसे ही गए आपको मेडिसिन दे दी या इंजेक्शन लगा दिया या ग्लूकोज आपको चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। जब आप गए तो डॉक्टर ने जांच की, जो जांच की जाती है कि इसमें जो ये बंदा है इसमें ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना।
ऊपर वाला ना चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन होती है। जैसे फीवर आ गया तो उनने जांच की कि किस वजह से फीवर आया है, क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने क्या किया, डायग्नोस्ट कर लिया, यानी उनने पता लगा लिया। और जब पता लगाया तो उसको क्या कहते हैं, उसको निदानात्मक कहते हैं, यानी निदान कहते हैं। अब क्या क्या पता हो गया कि हाँ बंदे में ये प्रॉब्लम है, तो उसका क्या किया, उपचार किया, यानी दवा दी। तो ये क्या हो गया, ये उपचारात्मक हो गया। तो इसी तरह शिक्षा में ये हो जाता है कि जब बच्चे में ये देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो क्यों है, अगर वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे ढंग से तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा तो नहीं कि उसके मस्तिष्क में यानी माइंड में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी आईज़ में कुछ प्रॉब्लम है, या वो कुछ क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी मतलब उसकी जांच की गई, उसका क्या क्या निदानात्मक उसका परीक्षण किया गया, उसमें जो कमी थी उसको पता कर लिया कि ये कमी है, जो भी कमी निकली फिर उसका उपचार किया। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं कि निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालिग की विशेषता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषता तथा कमियों को व्यक्त करता है या परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करता है। अब आप ऐसे ये ना लिखिएगा, जैसे हमने आपको बताया उस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या है, यही तो है ना। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, तो मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन, क्या है, मूल्य के अंकन से शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण में उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। शैक्षिक मापन, अब मापन से क्या तात्पर्य समझ लेते हैं। तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं को शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई प्रॉब्लम हमारे सम्मुख आई है, प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो उसकी जो उसका हल है वो कौन निकालेगा, हम ही तो निकालेंगे ना। हमें पता है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम कैसे आई है और हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं, और सामना करने के बाद हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो यानी क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या हो जाता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। शैक्षिक शोध क्या है, शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है, और शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है, उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए, तो इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, यानी आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ये हो जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और कहीं पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।